जी हाँ, तो दो खास मेहमान भारत भूषण और चिदानंद जी के अलावा तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल श्रीराम चौलिया जो कि डीन हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। स्वागत है आपका श्रीराम जी। सबसे पहले आप ही के साथ हम शुरुआत कर लें। ब्रेक से पहले हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि आतंकवाद जो है वो एजेंडे में जरूर है, लेकिन प्राथमिकताओं में कहाँ हासिल हो रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं फिलहाल, उसमें डिफेंस जो है वो जाहिर है केंद्र में मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा आतंकवाद जिस पर बहुत सालों से चर्चा हो रही है, अब ऐसा लगता है इस दौर में आकर कि ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां सबसे ज्यादा महत्व मिल रहा है। मैं ब्रेक से पहले ही पूछने की कोशिश कर रही थी कि भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति का होना और उनका पाकिस्तान न जाना, उस बैलेंसिंग एक्ट के लिए जिसको लगातार हम देखते रहते हैं, होता है अक्सर जब भी अमेरिकी कोई नेता यहां पर आता है जरूर पाकिस्तान का कार्यक्रम भी बनता है। इसको पाकिस्तान में किस तरह से देखा जा रहा होगा? देखिए, आतंकवाद की आपने बात छेड़ी है। इस मौके से पहले पिछले कुछ हफ्तों से काफी कोऑपरेशन और जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हमें देती रही हैं टेररिस्ट अटैक्स और थ्रेट्स पर, और इससे पहले भी थोड़ा बहुत कोऑपरेशन चलता आ रहा है। लेकिन एक मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान की भी जरूरत है अमेरिका को अपनी कूटनीति के लिए अफगानिस्तान की जो लड़ाई चल रही है। तो इसकी वजह से हमेशा हमारी तरफ से एक अनबन यही रही है कि अमेरिकन ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं डालते पाकिस्तान पर, इसको रोकने के लिए, हाफिज सईद को पकड़ने के लिए। और 26/11 की जो हादसा हुआ था उसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान के जो कोर्ट्स में जो कातिलाना हमला किया था उन सबको पकड़ने के लिए। तो ये सब नहीं हो पाया अभी तक, और इसलिए हमारी थोड़ी मायूसी हमेशा रहती है पाकिस्तान के अमेरिकन के साथ। नहीं, इस मायूसी के साथ, लेकिन श्रीराम जी जिस तरह से 1 दर्जन जो उनके टेरर आउटफिट्स हैं उनको बैन किया जाना, उनके बैंक अकाउंट सील करना, आपको लगता है क्या पाकिस्तान में कोई मामूली बात रही होगी उनके लिए ऐसा कर पाना? खासकर जमात उद दावा की अगर हम बात करें तो वहां पर तो वो एक बड़ा सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरह लिया जाता है, तो घरेलू राजनीति तो इस बात की इजाजत नहीं देती। उसके बावजूद भी आपको लगता है क्या अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत आना, इसका कोई दबाव रहा होगा इन फैसलों पर? जी, थोड़ा बहुत तो दबाव रहता ही है। बल्कि अमेरिकन, आप जानते हैं, प्रेसिडेंट ओबामा ने एक बयान भी दिया आने से पहले कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज बिल्कुल बंद ही हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद देखिए वहां पे फैला हुआ है जिहादिस्ट मेंटालिटी, कल्चर ऑफ जिहाद जो कहते हैं हम, तो काफी मुश्किल है अमेरिकन के लिए बाहर से रोकने का। लेकिन हमें भी ये सोचना जरूरी है कि हमें उन पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि हम अपनी तरफ से अपने ही एक्शंस लेने होंगे, प्रोएक्टिवली मोदी सरकार को लेने होंगे। और जिस हद तक, जहां तक पॉसिबल हो अमेरिकन इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह तो हमें और आगे बढ़ाना ही है। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो चर्चे होंगे उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग खासतौर पे डिस्कस किया जाएगा। वैसे तो हो ही रही है एजेंसीज की, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा कमियां महसूस करते हैं हम और चाहते हैं, और अमेरिकन थोड़े झिझकते हैं। और यही उम्मीद है कि मोदी पलड़ा हमारी तरफ और ज्यादा भारी कर पाएंगे आज। श्रीराम चौलिया, बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है? 26/11 भारत में हुआ, 9/11 अमेरिका में हुआ। 9/11 के बाद जो कुछ हुआ हम जानते हैं कि किस तरह से जो अमेरिकी खून जिसे कहा जाता है, अमेरिकन ब्लड, उसकी जो कीमत है वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन 26/11 भारत में हुआ, उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जितना अमेरिकी सपोर्ट हमें मिलना चाहिए था वो मिला? देखिए, नेशनल इंटरेस्ट का भी सवाल है। क्यों अमेरिका हमारे लिए हद से ज्यादा कर दें? हम जब अपने आप को मतलब मजबूत नहीं कर पा रहे हैं काउंटर टेररिज्म में, और अगर हम अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं ले सकते हैं, तो अमेरिकन का भी यही मानना कि वो भारत हम पे फ्री राइड क्यों करें। तो ये भी इनकी माइंडसेट होती है। और देखिए, आखिरकार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है वो एक स्वार्थ के बेसिस पे होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अमेरिकन हमारी कोई बी टीम हो या A+ टीम हो हमारी कोई, जो आगे जाके हमारे लिए कार्रवाई करे। ये नहीं, हम बस थोड़ी सी कोऑपरेशन और बढ़ाना चाहेंगे। बट आखिरकार अगर देखें तो सेल्फ हेल्प, राष्ट्र के हित में हिंदुस्तान को ही कदम लेने पड़ेंगे इनकी मदद लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा भी उम्मीद करना मुनासिब होगा, क्योंकि आखिरकार अमेरिकन इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट जहां जहां पे कन्वर्ज होती है वहां पे हम कोऑपरेट करें, और जहां जहां पे डाइवर्ज होती हैं वहां हम अपनी अपनी दिशाओं में जाएंगे। ये तो मतलब इट्स इनएविटेबल, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक सामरिक जो एक पार्टनरशिप बन सकती है, उसमें ये काउंटर टेररिज्म का जरूर एक हिस्सा है। बट मुझे नहीं लगता कि हमें मतलब चांद सितारों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए अमेरिकन से इस मामले में, क्योंकि हर कंट्री, आप देखें एस्पाइनेज भी की बात करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है कि हम दोनों एक आपसी संबंध में ये भी एक हिस्सा बन सकता है। लेकिन आप जानते भी हैं कि NSA की जो रेवलेशंस हुई है उसमें ये भी दिखाया गया कि हिंदुस्तान पे बहुत ज्यादा इन्होंने निगरानी और सर्वेलेंस कर रखी थी। तो एक लिमिट होता है, उस लिमिट के इस दायरे के अंदर हम जितना फैला सकते हैं, मोदी जी और ओबामा जी
फैला सके। Okay, Sriram Cholia, how do you look at this? The business ties, the economic ties with the US. How far can it go? What do you expect to happen in the when these two delegations meet? What is it that both India as well as US will be pushing? Secretary of State John Kerry actually visualizes 500 billion bilateral trade. Right. That is quintupling the current levels. And there are some think tanks that have even proposed $1 trillion of bilateral trade. So it's possible. I mean, if you look at the product composition of our exports to the US, pharma has got a lot of potential. It's only 4.5 billion or so we are exporting in pharmaceuticals so far. Diamonds take a larger, share of the pie. And then we have, new emerging products. I mean, we'll have to think about out of the box about how to change this commodity mix, because if you actually look at it, we do mostly on, semi-finished or raw materials, and we import more manufactured items from them. Nonetheless, we have a trade deficit in our favor. And I think one area where we need to focus on is energy imports. I think that's where it will gel with Make in India and with manufacturing, revving up all these things in India. Because if the Americans open the spigot on LNG gas, which has just barely begun, because there have been historically a ban on the US exporting oil and gas since the 1970s. So as they open this up and as they build their capacity to export more, that's one area where we can enhance this cooperation. On investment, I'd just like to say there was a bilateral investment treaty that had been negotiated for a while, and it's in cold freeze. Absolutely. And part of the problem is the protectionism, and we have to own up to some of it. I mean, if you look at even within our government, there are divisions. I mean, within the Ministry of Commerce, there is some fear that it will hurt our titans, our local capitalists. On the other hand, our Ministry of External Affairs would love for this to move forwards because it smoothens the overall bilateral relationship and takes it forward. So I think we do have to work out some of these things. I do hope eventually, because we have bilateral investment treaties with other countries. Absolutely. But with the US, it's always critical because they're huge. Right. There's always a fear that they'll deluge us. So we need to balance our protectionist instincts with the need for attracting greater investment. बताइए कि जो अमेरिकी प्रेस है, अखबार है, वो लगातार इस बात को पुश कर रहे हैं कि किस तरह से 2007 तक जो है अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था भारत को, और कैसे धीरे धीरे जो है लगातार 2007 में जो है अचानक ये जगह चीन ने ले ली। और अब अखबार इस बात को पुश कर रहे हैं कि किस तरह से बराक ओबामा इस दौरे के दौरान कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो कि अमेरिका के फेवर में जाए, और जो चीन वर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स जो एक भूमिका बन रही है उसको देखते हैं आप? श्रीराम चौधरी, क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, तिजारत जो है वो ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है, एंड आई एग्री विथ आवर को पैनलिस्ट की, जो प्राइवेट सेक्टर है अमेरिका की, उसे अपने खुद के डिसीजंस लेती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। स्टेट जो है, सरकार जो उसको ज्यादा धकेल नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ मुद्दे रेज करना चाहूंगा, जैसे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला है। इस पे भी अमेरिकन चेंबर्स काफी अड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान ने उनकी बात नहीं मानी, अभी तक हमने उतना प्रोटेक्शन नहीं दिया पेटेंट्स का, कॉपीराइट वायलेशंस का। नहीं, ये सवाल तो हम पूछ ही रहे थे, लेकिन इस दौरान जो मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था उसका जवाब भी मैं आपसे चाह रही थी कि किस तरह से 2004 में, जबकि चीन जो है वो 10 में से 1 ऐसा एक्सपोर्टर हुआ करता था, और 2014 के पहुंचते पहुंचते 7 के पहुंचते पहुंचते जो है सिर्फ 3 साल के दौरान टॉप स्टेज पर आ गया। बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि चीन में स्टेट की तरफ से एक गाइडेंस होती है इकोनॉमी की। अगर कम्युनिस्ट पार्टी बोले तो उनके सारे तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ही हैं जो भारत के साथ ज्यादातर ये एक्सचेंज ट्रेड में शामिल है, तो उसमें वो एडवांटेज आ जाता है। अमेरिकन केस में ये नहीं होता, व्हाइट हाउस बोल दे तो चेंबर ऑफ कॉमर्स तैयार हो जाए, हाँ जी हम भारत में जाके अपना आगे कारोबार बढ़ाएंगे। इसीलिए ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। उसके बावजूद इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका में भी थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से एक पुश होनी चाहिए, हमदर्दी भारत के लिए जो अमेरिका के लिए एक सामरिक लेवल पर है, उसे अगर हमें लीवरेज करना है तो यही हमें मैसेज पहुंचाना है कि आप प्लीज बोलिए, यू प्लीज टेल, कन्विंस योर इन्वेस्टर्स टू सम एक्सटेंट टू टेक अस मोर सीरियसली देन बिफोर। एंड मोदी इज डिफरेंट, पिछले सरकार के मुकाबले ज्यादा ओपन है, प्रो बिजनेस है, एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म बेट दैट वी नीड टू इन्वेस्ट इन। तो ये मेरे ख्याल से जो मैसेजिंग है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट, इन सब की तरफ से अगर जाएगी तो मेरी यही उम्मीद है कि कॉमर्स चेंबर्स जो हैं, जो भारत से काफी खास नाराज थे कई सालों से, ये कहते हुए कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलती नहीं है और भारत हमेशा बंद रहती है,
ये मेरे ख्याल से ये जो माइंडसेट भी है चेंज करना है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को ज्यादा प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा। ये हमारी डिप्लोमेसी की कामयाबी होगी अगर हम अमेरिकन को परसुएड करें कि प्लीज टॉक टू योर चेंबर्स एंड मेक देम फील बेटर अबाउट इंडिया। Do you see that kind of maturity coming into our system where the state governments, especially those state governments which are not run by the same party as the government which is run by the at the center, that kind of maturity coming into our system? Yeah, it is going to come because of the fiscal, logic behind federalism. I mean, if you remember, the idea was always that there was going to be revenue sharing, and that states would wish to have their own sources of, income, and should not be dependent on the center for everything, right? So that is how we have divided the system, and I think that is going to kick in more and more in the era of globalization, because states would want to show performance, legitimacy. Chief ministers would say, I brought in this much investment, and it's already been happening, and I think it's going to accelerate. So as far as the commercial attracting commerce into their states are concerned, I think people are going to go above politics, because at the end of the day it's about viability of the state, it's about the state's importance in the polity, in the overall federal union, and it's about, from the American point of view, I'll give you an example. Maryland, the state of Maryland, recently we hosted delegation on our campus along with their commerce secretary and all those state level officials, and they were talking about how they're trying to create sister states arrangements and sister city arrangements between their cities and those in India and vice versa. And I think these are accelerating, and there is some receptivity on the part of our regions, irrespective of the fact whether it's BJP ruled or non-BJP ruled, doesn't matter. I think we have to give credit to Mr. Modi, despite the fact that he's a centralizer in terms of authority. He has come out of a state, right? So he's going to carry that legacy, and I don't think he's going to in any way curtail the ability of our states to do this commercial interaction with their peers on the other side. श्रीराम चौलिया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ भारत भूषण के जवाब से पैदा हो रहा है कि जिस तरह से कुछ लोग मेसी डेमोक्रेसी या केओटिक डेमोक्रेसी कहते हैं भारत को, कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये भारत की खास बात भी है कि यहाँ आयरन जो है वो रॉड से रूल नहीं होता, आयरन हैंड से रूल नहीं होता है। अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी का नाम यही है कि तमाम तरह के मतभेदों के बावजूद हम आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल जो जिस तरह के हालात हैं हमारे राजनीतिक, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक मुद्दे यहाँ पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं इस वजह से मुश्किल होती है, ये सीधे तौर पर इनएफिशिएंसी का मामला है कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पता नहीं चलता कि आखिर डील किसके साथ करना है, या हम बात कर रहे हैं कि ये 100 से जो है $500 बिलियन का सफर कैसे तय किया जाए? देखिए, मेसी डेमोक्रेसी तो अमेरिका भी है। आप देखें, कांग्रेस और व्हाइट हाउस के में 36 का आंकड़ा है, और लेटेस्ट ये खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कांग्रेस ने न्योता दिया है और व्हाइट हाउस नाखुश है और व्हाइट हाउस उनसे मिलेगी भी नहीं। देखिए, अगर हिंदुस्तान में ये होता कि बाहर के मुल्क से कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते और एक पार्टी के न्योते पे आते और प्रधानमंत्री से हमारे मोदी जी से नाम मिलते, तो सोचिए कितना हंगामा हम करते। लेकिन देखिए, हमें समझना चाहिए, हम भी समझते हैं कि अमेरिका में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो ओवरऑल देखिए पॉलिटिकल विल तो जरूरी है। आखिर जब हम आपसी संबंधों की बात करते हैं दो देशों के बीच में, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पॉलिटिकल थिंग, राइट? एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। अब मनमोहन सिंह जी की फेमस एक स्टेटमेंट भी है कि व्हेन इकोनॉमिक्स बिकम्स बिग इट बिकम्स स्ट्रेटेजिक, राइट? तो इसका मतलब ये है कि आखिरकार जब हम, तो ओबामा, अगर दोनों चेंबर्स के दरमियान अगर हम सारे मामले सुलझा लें तो हेड्स ऑफ स्टेट को मिलने की जरूरत क्या है? तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स पॉलिटिकल, तो हमें पॉलिटिकल विल चाहिए, नॉट ओनली एट द फेडरल लेवल बट आल्सो एट द स्टेट्स, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय आवर co-panelists. I would like to go to Shriram Chauria now. Shriram ji, I mean, if you see that how we were talking about the entire description which Ambassador Sood was giving us, that how it took US presidents many years to come to India, and how frequently now they go to Europe and other countries. We've seen that in last 4 months only this is the second summit now which is happening between India and United States. Do you want to also attribute it to the kind of importance India is getting on the world map? Absolutely. In fact, the historical narrative is one, because until the Cold War ended, we were gingerly about inviting American presidents anyway. Forget for Independence Day or Republic Day, because it would be seen to be somehow countering our policy of non-alignment. But after 1991, clearly Mr. Narasimha Rao made the effort. It didn't work out. But remember, 21st century is different, right? India is far more powerful today, within Asia at least, than it was even 20 years ago. Our accelerating growth story, the so-called India rising, India shining, whatever you want to call it. I mean, maybe there is some glass to what we have been presenting, but at the end of the day, demographically speaking, in terms of our strategic location,
in terms of our ability to be a democracy. What Prime Minister says, our three advantages: demography, democracy, and demand. This is what is bringing the Americans back and back more frequently, and I think it's going to increase. If you actually look at the academic work also on what is a great power, we define it by one of the measurements is the frequency with which other major powers send their heads of states to just visit us.